It's their way of paying tribute to their children. Children whose remains were unearthed exactly a year ago from behind this bungalow at Nithari. हाँ जी, डर लगा रहता है। कहीं खेलने निकलते हैं बच्चे तो भी हमें बहुत डर लगता है, इसलिए अंदर ही बंद करके रखते हैं बच्चे। जैसे हमारे बच्चों को मारा ऐसे ही उन्हें भी मारना चाहिए था तो हमें सुकून मिलता। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया। 7 मई 2007 शाम के 7 बजे सेक्टर 31 नोएडा के पास लगे गांव निठारी के रहने वाले नंदलाल अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। उनकी बेटी काम करने के लिए गई हुई थी। वो अपनी बेटी को बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। वो थक कर रात को सो गए और उनकी बेटी घर वापस नहीं लौटी। नंदलाल ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे। वेलकम टू द सीक्रेट्स ऑफ सोसाइटी और आप देख रहे हैं द केस ऑफ निठारी। 2003 से ही निठारी गांव में बच्चों के लापता होने की खबरें आती रही। ये बच्चे कैसे और किस समय कहां लापता हुए, इसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं थी। आज भी निठारी गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ जहां पर अमीरों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वहीं दूसरी तरफ झुग्गी और झोपड़ियां। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और इन बड़ी बड़ी कोठियों में नौकरियां करते हैं। कहा जाता है कि निठारी गांव से लगभग 30 से ज्यादा बच्चे लापता हो चुके थे और उन सबके माता पिता ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। नंदलाल की बेटी पायल नोएडा सेक्टर 31 के बंगला नंबर D5 में काम करने के लिए गई हुई थी। जब पूरा दिन बीत जाने के बाद पायल घर नहीं आई तो नंदलाल अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें इग्नोर कर दिया और उन्हें ये कहकर टाल दिया कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। नंदलाल चुप नहीं बैठा। उसने सबसे पहले उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने D5 में पायल को छोड़ा था। उसने रिक्शे वाले से बात की तो रिक्शे वाले ने बताया कि पायल तो बिना पैसे दिए ही D5 बंगलो के अंदर चली गई थी। वो रिक्शे वाला काफी देर तक बंगलो के बाहर इंतजार करता रहा। जब काफी देर तक पायल बाहर नहीं आई तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए D5 की घंटी बजाई। जब रिक्शे वाले ने D5 की बेल बजाई तभी वहां उस कोठी की देखभाल करने वाला सुरेंद्र कोहली बाहर आया और उसने रिक्शे वाले को बताया कि पायल तो वहां से कभी का जा चुकी है। ये सब सुनकर रिक्शे वाले को कुछ समझ नहीं आया। तब उसने सुरेंद्र कोहली से अपने भाड़े के पैसे मांगे तो सुरेंद्र कोहली ने उसे डरा धमका कर वहां से भगा दिया। नंदलाल पूरे 1 महीने तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। उसने D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। फिर उसने जैसे तैसे करके शहर के SP तक अपनी बात पहुंचाई। SP ने तुरंत ही लोकल पुलिस स्टेशन में केस को रजिस्टर करने और इन्वेस्टिगेशन चालू करने के आदेश दिए। पुलिस ने पायल का फोन ट्रैकिंग पर लगा दिया, जो कि पायल के लापता होने वाले दिन से बंद आ रहा था। तभी कुछ दिनों बाद अचानक से पायल का फोन ऑन हुआ। पायल के पिता नंदलाल को कुछ उम्मीद नजर आई। पुलिस ने तुरंत ही लोकेशन ट्रैक करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। फोन एक ऑटो ड्राइवर के पास था। उस फोन में जो सिम इस्तेमाल हो रहा था वो सुरेंद्र कोहली के नाम पर रजिस्टर था। पुलिस ने तुरंत ही सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से पुलिस को सुरेंद्र कोहली को छोड़ना पड़ा। नंदलाल की उम्मीद टूट गई। इस बार नंदलाल ने फैसला किया कि वो कोर्ट का सहारा लेगा। 7 अक्टूबर 2006 को नंदलाल ने एक वकील की मदद से कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट के प्रेशर की वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को वापस से शुरू किया। 3 हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स और कुछ कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया और केस को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने कोहली को गिरफ्तार कर लिया और D5 की जांच शुरू की। D5 के पीछे के नाले से पुलिस को शरीर के अलग अलग अंग पन्नियों में पैक मिले। इसके बाद ये खबर सनसनी बन गई और मीडिया में फैल गई।
And the Central Committee that was inquiring into the killings of the village near the capital has said that victims' families did not receive any support or cooperation from the administration or the community until the crimes started getting nationwide publicity. फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और पूरे घर की जांच करवाई गई। अगले दिन 30 दिसंबर 2006 को पुलिस को वहां और भी पन्नियां मिली जिनमें कई सारे शरीर के पार्ट थे। जांच के बाद पता चला कि वो सभी छोटे छोटे बच्चों के शरीर के पार्ट थे। उनमें बच्चों के हाथ, पैर और शरीर के और ना जाने कितने ही अंग ऐसे ही नाले में फेंके हुए थे। 8 फरवरी 2005 जब गांव से पहला बच्चा गायब हुआ तो उस बच्चे के माता पिता ने पुलिस में कंप्लेन करवाई, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। और फिर कुछ दिनों बाद जब इसी D5 के नाले से बहती हुई रिम्पा हलदार की बॉडी मिली तो लोगों ने पुलिस को ये बात बताई और पुलिस ने लोगों को ये कहकर टाल दिया कि ये काम किसी जानवर का है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान रूपी एक भेड़िया है। Families of the victims felt choked with both emotion and anguish, linked together by a cry for justice. सुरेंद्र कोहली ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया कि कैसे उसने 7 मई 2006 को जब पायल उसके घर आई तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके बाद जब पायल ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया तो ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कैसे सुरेंद्र कोहली ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली और उसके बाद वो पायल को अपने कमरे में ले गया और वहाँ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे नाले में फेंक दिए। सुरेंद्र कोहली ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने कैसे विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कुकर में बनाकर खा लिया था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। पुलिस को शक हुआ कि उस कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंडेर, क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंडेर को भी गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की। कहा यह जाता है कि पहले दोनों मिलकर विक्टिम्स का रेप किया करते थे और उसके बाद सुरेंद्र कोहली उनके बॉडी पार्ट्स को कुकर में पकाकर खा जाता था और बचे हुए बॉडी पार्ट को नाले में फेंक दिया करता था। हाँ जी, डर लगा रहता है। कहीं खेलने निकलते हैं बच्चे तो भी हमें बहुत डर लगता है, इसलिए अंदर ही बंद करके रखते हैं बच्चे। जैसे हमारे बच्चों को मारा ऐसे ही उन्हें भी मारना चाहिए था तो हमें सुकून मिलता। हम कोर्ट में गए थे खालिद खान के पास, तो वहाँ कोई एक आए थे, कहने लगे भाई हमारी कोई संस्था है और कुछ हम मदद करना चाहते हैं। तो कहने लगे बता। हमने कहा बोलो मदद आप करना चाहते हो? तो मैंने कहा कितनी मदद करना चाहते हो? कहने लगा 1 करोड़ रुपया। वो घूस के आ रहे थे। कौन दे रहा था वो? पंडेर के अलावा कौन दे सकता। सुरेंद्र कोहली 14 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गया था। उसे दिल्ली में एक होटल में नौकरी मिल गई थी। वो गांव में अपने पिता के साथ मीट शॉप पर काम किया करता था, लेकिन उसके घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था। वो जल्द ही दिल्ली की एलीट फैमिली में कुक की नौकरी करने लगा। 2003 में वो बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पंडेर के साथ मिलकर उनके घर में कुक की नौकरी करने लगा। आसपास के लोगों ने बताया कि मनिंदर सिंह पंडेर, जो कि पार्टियों का शौकीन था, उसके घर अक्सर रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच प्रोस्टिट्यूट्स का आना जाना लगा रहता था। आसपास के लोग ये भी बतलाते हैं कि पंडेर को कभी किसी ने काम पर जाते हुए नहीं देखा। वो अक्सर या तो घर के अंदर होता था या फिर घर के पीछे वाले गार्डन में। लोग ये भी बतलाते हैं कि जब पंडेर प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता था तब सुरेंद्र कोहली दरवाजे पर निगरानी किया करता था। पंडेर को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने ये बात एक्सेप्ट की कि उसके घर पर प्रोस्टिट्यूट्स का आना जाना था।
तकरीबन 17 अलग अलग बॉडी पार्ट्स उसी नाले से बरामद हुए। पंडेर और कोहली दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 28 जनवरी 2015 को हाई कोर्ट ने उस फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी और इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हालांकि ये केस अभी भी चल रहा है। इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी पंडेर को कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन सुरेंद्र कोहली अभी भी अपनी सज़ा काट रहा है। इतने भयानक जुर्म करने के बाद भी कोहली को फांसी की सज़ा नहीं हुई, और हुई भी तो उसे आगे चलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आप ऐसे केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसे नए नए केसेस आपके सामने ला सकें और अवेयरनेस फैला सकें। धन्यवाद।